नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सत्ता को ज़्यादा समय तक कायम नहीं रख सके। अंततः महमूद शाह के समय 1398 ईस्वी में तैमूरलंग भारत के ऊपर आक्रमण किया और वापसी के दौरान उसके सेनापति खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश की नींव रखी गई। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैयद वंश के क्रम के विषय में। खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश का नींव रखा गया था। इसके बाद मुबारक शाह आया, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और सबसे अंतिम में आया था अलाउद्दीन आलम शाह। एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खिज्र खां के विषय में। तैमूरी सेनापति खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश का नींव रखा गया था। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, उसने रैयत आला के नाम से शासन किया था। उसके समय में सल्तनत की सीमा अत्यधिक संकुचित थी। सैयदों के नियंत्रण में केवल पंजाब, दिल्ली और उसके आसपास वाला एरिया था। बाकी जितने भी एरिया थे वहाँ के राजा खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुका था। खिज्र खां ने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। सैनिक अभियानों के द्वारा विद्रोही तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु सल्तनत की सीमा में वह कोई भी विस्तार नहीं कर सका। वह एक उदार चरित्र का शासक था। फरिश्ता के अनुसार अगर देखा जाए तो लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट भी थे। जब खिज्र खां की मृत्यु हुई तो जवान, बूढ़े, उसके गुलाम यानी कि दास और आज़ाद जितने भी व्यक्ति थे वो काले कपड़े पहन करके उसके निधन का शोक मना रहे थे। इस प्रकार से खिज्र खां के बाद एक नया सुल्तान बनता है जिसका नाम होता है मुबारक शाह। खिज्र खां के मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह 1421 ईस्वी में सुल्तान बना। मुबारक शाह के समय में वाहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है वो तारीख मुबारक शाही नाम से एक पुस्तक का रचना भी किया था। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण किया, अपना नाम का खुतबा भी पढ़वाया, साथ ही उन्होंने जो है अपने नाम से सिक्के भी जारी करवाया था। सत्ता के लोभ में आकर के 1434 ईस्वी में मुबारक शाह का हत्या कर दिया जाता है इसका खुद का वजीर के द्वारा। इस प्रकार से मुबारक शाह की समाप्ति के बाद एक नया सुल्तान बनता है जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह। अब यदि हम बात करें मोहम्मद शाह के विषय में तो इसके शासनकाल में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हो सका क्योंकि मोहम्मद शाह ने इसे विफल कर दिया था। बहलोल लोदी का राजनीतिक उत्कर्ष भी मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। बहलोल लोदी ने भी दिल्ली पर अधिकार करने के लिए योजना बनाया था, लेकिन इसकी योजना भी विफल रही। बाद के दिनों में 1443 ईस्वी में मृत्यु हो गया। इस प्रकार से फिर एक नया सुल्तान बना जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। यदि हम बात करें अलाउद्दीन आलम शाह के विषय में तो 1443 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह का मूल नाम अलाउद्दीन हसन शाह था। वह एक दुर्बल और अयोग्य शासक था। जब इसे पता चला कि सरकी सुल्तान दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने वाला है तो इस कारण से वह दिल्ली को छोड़ करके बदायूं चला गया और बदायूं में ही अपना पूरा जिंदगी बिताया था। इस वजह से चूंकि दिल्ली जो है वो स्वतंत्र हो चुका था, वहाँ पे कोई सुल्तान नहीं था, तो बहलोल लोदी मौका का फायदा उठा करके दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया और एक नए राजवंश का उदय हुआ यहाँ से जिसका नाम होता है लोदी वंश। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आप सभी के लिए, फरिश्ता और अहमद यादगार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह का वर्चस्व दिल्ली से पालम तक विस्तारित था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लोदी वंश के विषय में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोदी वंश के क्रम के विषय में। तो लोदी वंश में 3 प्रमुख शासक थे। सबसे पहला बहलोल लोदी जिन्होंने 1451 ईस्वी में लोदी वंश का नींव रखा था। इसके बाद सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय में ही 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जहां पर इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है और बाबर का विजय होता है। एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहलोल लोदी के विषय में। तो लोदी राजवंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह अफगान सरदार मलिक बहराम का पौत्र था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के सैयद वंशीय शासक मोहम्मद शाह ने उसे सरहिंद का गवर्नर नियुक्त किया था। उसने प्रभावशाली अफगान सरदारों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद, उपाधियां और जागीरें भी दिया था। वह राज दरबार में सिंहासन पर ना बैठ करके दरबारियों के बीच में बैठा करता था। उसने बहलोली सिक्के भी चलाया था। अमीरों को मसनद आली के नाम से पुकारा करता था। बहलोल लोदी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण संघर्ष जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह के साथ हुआ था। बहलोल लोदी ने सरकी सुल्तान को पराजित किया और उसे दिल्ली छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। बाद के दिनों में अगर बात करें तो जौनपुर के नया सुल्तान हुसैन शाह के समय में पुनः दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया जाता है।
अब चूंकि यहाँ पर बहलोल लोदी था तो बहलोल लोदी और जौनपुर के मध्य पुनः संघर्ष शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी इसे विफल कर दिया जाता है और हुसैन शाह यहाँ पर भी पराजित हो जाता है। आगे यदि हम बात करें तो बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराया और वहीं से लौटते समय 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद अफगानी सत्ता में फिर से संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि गद्दी के ऊपर 3 दावेदार थे। पहला बहलोल लोदी का बड़ा पुत्र जिसका नाम था बारबाग शाह और ये उस समय जौनपुर का शासक था। दूसरे नंबर पर था बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र जिसका नाम था निजाम खां। यही बाद में सिकंदर लोदी के नाम से सत्ता में आता है। बहलोल लोदी के समय इसे पंजाब और दोआब वाला एरिया का प्रशासक नियुक्त किया गया था। और तीसरा था आपका बहलोल लोदी का पौत्र जिसका नाम था आजम हुमायूं, जिसे लखनऊ और कालपी वाला इलाका दिया गया था बहलोल लोदी के समय प्रशासन को संभालने के लिए। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, जून 2021 के शिफ्ट 1 में निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमानों में अमीरों को मसनद आली के नाम से संबोधित करता था? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स यूज्ड टू एड्रेस द अमीर्स एज अ मसनद आली इन हिज डिक्रीज? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक और बहलोल लोदी। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहलोल लोदी। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2014 में बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किया, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। सैयद सुल्तानों में विरासत में पाए गए दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा, बिल्कुल सही है। बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिकंदर लोदी के विषय में। चूंकि बहलोल लोदी की मृत्यु के समय सिर्फ निजाम खां ही दिल्ली में मौजूद था, अतः अफगान अमीरों की सहायता से निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। अपने समर्थक अफगान अमीरों को सिकंदर लोदी ने पद, उपाधियां और जागीरें भी दिया, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध को बनाए रखा। इसके विपरीत विद्रोही अमीरों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने गुप्तचर भी बहाल किया हुआ था। सिकंदर लोदी स्वयं दरबार में सिंहासन पर बैठता था और दरबारी नियम कानून का कड़ाई से पालन करवाता था। सुल्तान ने निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था किया हुआ था, वह स्वयं भी न्याय करता था। साथ ही कृषि व्यवस्था के लिए भूमि का अच्छी तरीके से मापन किया जा सके, इसके लिए उन्होंने गज सिकंदरी नाम से एक नया पैमाना बनाया था जो कि 30 इंच का बराबर था। आगे यदि बात करें तो जनता को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनाज पर लगने वाला चुंगी कर जो कि जकात कर था उसको वापस ले लिया था। बाजार में मूल्य नियंत्रण भी स्थापित किया। गरीबों और असहायों के लिए राज्य की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई। निर्धनों को आर्थिक सहायता दिया गया। विद्वानों और कलाकारों को सम्मान और संरक्षण प्रदान किया गया। राज्य की हिसाब किताब के लिए लेखा जोखा प्रणाली की शुरुआत किया गया। इसके अतिरिक्त गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी फारसी में कविताएं भी लिखता था। कुतुब मीनार का जो है मरम्मत भी करवाया था इन्होंने। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिकंदर लोदी गरीब और अनाथ लड़कियों के विवाह के लिए अपने वस्त्र को बेचने पर प्राप्त धन दहेज के रूप में बांटा करता था। अब हम आगे बात करते हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर का स्थापना भी किया था और बाद में जाकर के 1506 ईस्वी में आगरा को अपना राजधानी भी बनाया था। उलेमा और अफगान अमीरों को संतुष्ट करने एवं उनके समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाया था। हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों पर पाबंदी लगा दी गई। अनेक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उसने मुहर्रम एवं तजिया निकालना भी बंद करवा दिया था। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों के मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी गई थी। फाइनली गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी का आगरा में मृत्यु हो जाता है। अब यदि सिकंदर लोदी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात करें तो लोदी शासकों में सिकंदर लोदी सबसे महानतम शासक माना जाता है। इतना ही नहीं, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम प्रभावशाली सुल्तान भी माना जाता है। अब सिकंदर लोदी से ही प्रश्न पूछा गया था जून 2020 में यूजीसी नेट के पेपर में, अफगान राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अफगान मोनार्कीज आर करेक्ट? बहलोल के विपरीत सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया। कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था, बिल्कुल सही है। यह अभी भी समान हैसियत वालों में प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करता था, नहीं यह स्टेटमेंट गलत है। अमीरों तथा आम जनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए, बिल्कुल सही है। एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर
अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती थी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ए, सी और डी। ए, सी, डी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2020 में सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज कर ज़कात खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था? 4 विकल्प दिए गए थे, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2018 में जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोधी सुल्तान की पहचान कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदर लोधी। अब हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी के विषय में। तो सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष को टालने के उद्देश्य से सल्तनत का विभाजन कर दिया गया। इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया, जबकि जलाल खां को जौनपुर का। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का भी और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। प्रमुख अफगान सरदार दौलत खां लोदी, जो कि उस समय पंजाब का सूबेदार हुआ करता था, और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां, इन्होंने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंततः 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत पूर्णतः समाप्त हो गया और एक नई सत्ता की स्थापना हुई जिसका नाम था मुगल सत्ता। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि सर बाबर के विजय के पीछे के कारण क्या थे? तो इसके कई सारे पुस्तकों में अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो कारण है दोस्तों, उनमें सबसे पहला बात यह कि इब्राहिम लोदी के पास सेना अधिक थे, लेकिन सेना सुसंगठित नहीं था। बाबर के पास तोपखाना था, कुशल तोपची था जैसे कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। साथ ही बाबर ने तुलगमा पद्धति और रूमी पद्धति का प्रयोग करके इस युद्ध को जीता था। सिकंदर लोदी की सेना में हाथियों की सैनिक अधिक थे, जबकि बाबर के पास घुड़सवारी सेना अधिक थे। इब्राहिम लोदी ने हमला ना करके इंतजार किया, जबकि बाबर जो है मौका देखते ही रातों में ही आक्रमण कर दिया और इस प्रकार से इब्राहिम लोदी की सेना मारे गए और यहाँ तक कि इब्राहिम लोदी भी युद्ध भूमि में मारा गया। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे बाबर के विषय में और मुगल सत्ता के विषय में। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।